मैं मोर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना से आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के छात्रों के साथ पुनर्जागरण या भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक जो आधुनिक भारत का विषय है उस पर चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, फिर पुनर्जागरण के स्वरूप को जानेंगे, फिर पुनर्जागरण के कारण को जानेंगे या यूँ कहें कि धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को जानेंगे, और फिर जो धर्म सुधार आंदोलन के जो स्वरूप है उसमें जो 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन है उन पर चर्चा करेंगे, फिर 20वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन है उन पर चर्चा करेंगे, और धार्मिक आधार पर देखेंगे तो इस स्वरूप में हिंदू धर्म की सुधार आंदोलन और बाद में मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्म सुधार आंदोलनों पर चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ समझते हैं। पुनर्जागरण जो भारत में इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो 19वीं सदी में किया गया। वैसे यूरोप में पुनर्जागरण जो शब्द है उसको अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, और जो रेनेसा शब्द है वो उसका अर्थ है फिर से जागना। रेनेसा शब्द ये लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है फिर से जागना। फिर से जागने का मतलब ये है कि जो यूरोप था वहाँ पर प्राचीन काल जो यूनानी सभ्यता थी उसके बाद जो रोम सभ्यता, यूनानी और रोम जो रोम सभ्यता थी वो 4वीं सदी ईस्वी में जब पतन हो गया उसका, उसके बाद से लेकर 15वीं सदी तक लगभग जो काल था वो सामंतवाद का, धार्मिक रूढ़िवादिता का काल रहा, जिसे अंधकार का काल कहा। और उस अंधकार या रूढ़िवादिता के काल को समाप्त करके 15वीं सदी में नवीन चेतना, मानववादी, तर्कवादी चेतना का जो विकास हुआ, वैज्ञानिक सोच वाला व्यवसायवाद, इसका जो विकास हुआ उसको वहाँ पुनर्जागरण कहा। ऐसा भारत में भी जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, यूरोपीय साम्राज्य की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की इस स्थापना 1757 से बंगाल में, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, फिर उसी समय लगभग दक्षिण भारत में 18वीं सदी तक दक्षिण भारत में, और लगभग पंजाब 1839 तक 1850 तक पंजाब, मध्य भारत पर जब अधिकार हो गया तो उस काल में यानी लगभग 19वीं सदी में 1800 तक उत्तर बंगाल और दक्षिण भारत में अधिकार करने के बाद, मध्य भारत में अधिकार करने के बाद जब जो चार्टर एक्ट आए, उन चार्टर एक्टों में जैसे 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853 इनमें कुछ धार्मिक छूट दी गई प्रचार प्रसार की। उनसे प्रभावित होकर भारतीयों में यूरोपीय या यूँ कहिए पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य को पढ़ने से तर्क, दर्शन और चिंतन का जो विकास हुआ उससे प्रभावित होकर मानवतावादी, व्यक्तिवादी चिंतन पर जब जोर दिया जाने लगा तो उन्होंने जो भारत में प्रचलित जो व्यवस्था थी, प्रथा थी, उसको चुनौती देना, उस पर चिंतन करना, उसकी आलोचना करना आरंभ किया और पाश्चात्य से प्रभावित हुए। तो उस कारण जो भारत और उसके लिए जो चिंतन और सोच के लिए जो प्रेरणा ली वो प्राचीन साहित्य से ली भारत से, तो उस परिवर्तन को पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण का जो ये जो अर्थ था, ये इसे हम पुनर्जागरण का। अब प्रश्न उठता है कि पुनर्जागरण का जो स्वरूप था वो क्या था। अगर हम ध्यान से देखें तो पुनर्जागरण का जो स्वरूप था भारत में वो निम्न प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसका पुनर्जागरण स्वरूप को जानने से पहले हमें इसके कारण को जानना होगा। तो पुनर्जागरण के जो कारण थे, ये पुनर्जागरण था ये क्यों हुआ, इसके कई कारण थे जिनमें मुख्य कारण है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण जो हुआ वो ये था कि प्राचीन गौरव को स्थापित करना। प्राचीन गौरव को स्थापित करना था।
और जो सभ्यता में जो दोष थे उनको ठीक करना था। इसके लिए पुनर्जागरण हुआ था। इसका कारण एक तो ये था, पहला कारण तो एशिया में इस जागरण का प्रभाव था। चीन में 19वीं सदी में विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ गुप्त संधियाँ बनाकर उनको चुनौती दी जा चुकी थी। जापान में सम्राट का आदर और विदेशियों को भगाने का आंदोलन चलाए जा रहे थे। भारत में भी मध्यम वर्ग इससे प्रभावित था। वो अपने आप को अंग्रेजों की जीवन के आधार पर डालना चाहता था, स्त्रियों में सुधार करना चाहता था, स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह को रोकना चाहता था, विधवा विवाह का समर्थन करना चाहता था। इस लक्ष्य के लिए वो इससे प्रभावित था। दूसरा कारण, अंग्रेजों ने 1757 से के बाद से जब भारत पर स्थापित हो गए तो उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। भारतीय के शिल्प कला, कुटीर उद्योग उनको नष्ट कर दिया और कृषि पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शोषण, नियमित माल या बेचने लगे, कच्चा माल वहाँ ले जाने लगे। इससे कृषि व्यवस्था, शिल्प उद्योग नष्ट होने से लोग गाँव से शहर की तरफ जाने लगे और वहाँ सामाजिक परिवर्तन का वातावरण तैयार होने लगा। तीसरा कारण था, जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको अध्ययन किया। उसका अध्ययन करने से उस शिक्षा को स्वीकार 1835 में कर लिया गया था। उस शिक्षा का अध्ययन करने से भारतीयों में तर्क को बढ़ावा मिला, गुलामी को चुनौती देने लगे, उसे घृणा करने लगे और नवीन चेतना का संचार हुआ और भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करने लगे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय अवतारवाद, बहुदेववाद इनकी आलोचना की, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उनका मुकाबला करने के लिए भारत में धार्मिक सुधार हुए। भारतीय समाचार पत्रों और साहित्यों ने जो सामाजिक सुधार थे उनको, विचारों को फैलाया। उन्हें सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में उसको काफ़ी प्रचार प्रसार किया, जिसमें मुख्य रूप से बंगाल दिग्दर्शन है, बंगाल गजट है, मिरातुल अखबार है, ब्रह्मानिकल मैगजीन है। इन्होंने धार्मिक संवादों के माध्यम से जो विचार थे, जो आधुनिक विचार थे, उनको प्रचार प्रसार करने का मुख्य भूमिका निभाई। इस कारण धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। अब ये जो धर्म सुधार आंदोलन या यूँ कहे पुनर्जागरण, ये किस प्रकार का था, इस पर अगर हम चर्चा करें तो इस तरह से ये दिखाई देता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो स्वरूप है, जो हमें 19वीं और 20वीं सदी में दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश जो धार्मिक, जो ईसाई धर्म थे, उनकी जो चुनौतियाँ थे उनके खिलाफ, और हमारे धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों में जो व्याप्त बुराइयाँ थी उनको दूर करने के लिए इस सुधार आंदोलन का उदय हुआ था। इसके स्वरूप की चर्चा करते हुए इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है 18 स्वतंत्र के पूर्व, ये व्यक्तिगत आंदोलन था। जो भी इस धर्म सुधार आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी व्यक्तिगत लोगों की थी। 18 स्वतंत्र से 1919 दूसरे चरण में ये सामाजिक संगठन के रूप में बदलता जा रहा था। इसके 2 तरीके थे सामाजिक संगठन में। कुछ अंग्रेज राजनीतिक जो शक्ति के रूप में जो राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने के लिए अंग्रेज इसको सामाजिक दिशा देना चाहते थे। इसलिए भारत में कुछ वर्ग, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे ये थे, ये चाहते थे अंग्रेज कुछ सामाजिक अधिनियम बनाए सुधार के और उनको भारतीय स्वीकार के लागू करे। कुछ इनको चुनौती दे रहे थे, तिलक जैसे, कि वो कह रहे कि पहले राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है, फिर सामाजिक सुधार। तो इस प्रकार ये सामाजिक संगठन का निर्माण होने लग गया था। तिलक की मृत्यु के बाद 1919 के बाद सामाजिक सुधार राजनीतिक नियंत्रण में चलाए जाने लगे थे, चाहे वो सिख आंदोलन हो, श्रोमणी गुरुद्वारा काल आंदोलन हो, गुरुवायूर आंदोलन हो, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन हो, या हरिजन सेवा संघ गांधी जी द्वारा निर्माण हो, ये सारे उस रूप में चलाए जाने लगे थे। तो इस रूप में हमें ये इसके चरण दिखाई देते हैं। और इस सदी में जो सुधार हुए उनमें मुख्य जो एक्ट बने वो इस प्रकार से हैं। एक तो बर्मा मैरिज एक्ट बना 1872 में, जिसमें आदि बर्मा या भारतीय ब्रह्म समाज ने इसे बनवाया। और इसमें लड़की, इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम लड़की और 18 वर्ष का लड़की की आयु तय की गई विवाह की। सहवास व अधिनियम 1852 में बना। इसका समर्थन गोविंद रानाडे ने किया था और इसका विरोध तिलक ने किया था। तिलक ये कहते थे कि पहले राजनीतिक सुधार हो फिर सामाजिक सुधार, और रानाडे कहते हैं सामाजिक सुधार पहले हो फिर राजनीतिक सुधार भी हो जाएंगे।
और इसके तहत वयस्क आयु जो विवाह की तय की गई वो 19 वर्ष की गई। तीसरा जो सुधार इस समय हुआ वो था 19वीं सदी में 1930 में शारदा विलास एक्ट, उसमें विवाह की आयु 18 वर्ष की गई लड़के की। ये थे प्रमुख इसके स्वरूप और कारण। आगे इसके बारे में आगे डिटेल चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू। ओके।